हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है लिली लिनजुआन के पास खड़ी होती है और वो कहती है अचानक से ये बोट यहाँ पर क्यों रुक गई। अभी तो हम फॉरबिडन एरिया पे पहुँचे ही नहीं है, वहाँ पहुँचने के लिए अभी 20 दिन और लगेंगे। तभी पीछे से एल्डर लू आते हैं और वो कहते हैं ये इसलिए रोकी गई है क्योंकि अभी हम फॉरबिडन एरिया के बहुत ही ज़्यादा डेंजर प्लेस पर एंटर कर चुके हैं। तभी अचानक से वो लोग एल्डर लू को देखते हैं। वो लोग काफ़ी ज़्यादा सावधान हो जाते हैं। एल्डर लू कहते हैं ये बोट एक और कारण की वजह से रोकी गई है क्योंकि यहाँ पर साधारण इंसान जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर क्लैन के सदस्य हैं वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं और उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं और यहीं ख़त्म कर देते हैं। और वो हमारे ऊपर किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकेंगे। वो वक्त किसी भी वक्त आ सकता है, इसीलिए हमें चौकन्ना रहना होगा। वो लोग कहते हैं ठीक है एल्डर लू। वहीं दूसरा दिखाया जाता है बोट के ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। हमले की वजह से लिली नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन लिनजुआन उसे संभालता है और कहता है ज़रा संभल कर। सभी लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं और वो कहते हैं सब लोगों को रेडी होना होगा, हमें इसे फाइट करनी होगी। तभी एल्डर लू सब लोगों से कहते हैं कोई भी चिंता मत करो, मैं इसे देखता हूँ। और इतना कहते ही एल्डर लू अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करते हुए तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। ये देखकर सभी लोग कहते हैं एल्डर लू सावधान रहना। लेकिन एल्डर लू बिना रुके उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने लग जाते हैं अपने फेरी मैजिक वेपन का यूज़ करते हुए। दो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं एल्डर लू सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो इमोर्टल ह्यूमन के लेट स्टेज पर हैं और वो फेरी मैजिक वेपन का भी यूज़ कर रहे हैं। लिनजुआन जब ये बात सुनता है वो कहता है एल्डर लू फेरी मैजिक वेपन का यूज़ कर रहे हैं। अगर मेरे पास भी इस तरीके की फेरी मैजिक वेपन होती तो मैं भी पक्का ऐसे मॉन्स्टर को हरा पाता। और तभी दिखाया जाता है एल्डर लू उस मॉन्स्टर को ख़त्म करने के बाद वापस आ जाते हैं और वो अपनी मैजिक स्वॉर्ड को एक बंदे को देते हुए कहते हैं लो ये तुम्हारे लिए यूज़फुल रहेगी, तुम इसे अपने पास रखो। लगता है मैंने उसे मॉन्स्टर को हराने में कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया। वहीं एक और लेडी कहती है एल्डर लू प्लीज़ ये मत कहिए क्योंकि आपने उस मॉन्स्टर को हराया है, वो भी आसमान में उड़ते हुए। ऐसा शायद ही बहुत कम लोग कर पाते हैं। एल्डर लू कहते हैं मैं जानता हूँ स्ट्रॉन्ग बनना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और ब्रेक थ्रो करना 1000 ईयर तक ये तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर जो इंसान ऐसा कर लेता है वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तभी लिनजुआन आगे बढ़ता है और एल्डर लू से कहता है एल्डर लू आप तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली पावर है। तभी एल्डर लू कहते हैं नहीं मैं इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ और मेरा कल्टीवेशन बेस भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, क्योंकि शॉनकाई वर्ल्ड में मैं अभी तक कल्टीवेशन नहीं कर पाया और ना ही ब्रेक थ्रो करके वहाँ से वापस आ पाया, क्योंकि वहाँ का ऐसा रूल ही है कि वहाँ पर कोई भी लिविंग बीइंग नहीं जा सकता और ना ही कल्टीवेशन कर सकता है। लिनजुआन कहता है ये क्या कह रहे हैं आप एल्डर लू। एल्डर लू कहते हैं हाँ ये सच है, तुम इसे नेचर का लॉ भी कह सकते हो या कुछ और भी कह सकते हो, लेकिन ये रियलिटी है। और वैसे देखा जाए तो अभी मेरे पास 30 से 50 साल तो हैं ही, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं थोड़ी बहुत और कल्टीवेशन कर सकता हूँ। लिनजुआन तभी अपने मन में सोचने लग जाता है और वो कहता है आपका कहने का मतलब है आपने शॉनकाई वर्ल्ड में अभी तक कल्टीवेशन नहीं किया। एल्डर लू कहते हैं क्या तुम ट्रांसेंडिंग टेरिबुलेशन और असेशन के बारे में जानते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ। इन तीनों चीज़ का मतलब एक ही है, किसी भी इंसान को थंडर के प्रकोप से मरे बिना कल्टीवेशन कंप्लीट करना और इमोर्टल बन जाना। टेरिबुलेशन को कंप्लीट करने के बाद जितने भी इमोर्टल होते हैं वो यांजू रिन पर पहुंच जाते हैं ब्रेक थ्रो करके। और अब से 20 से 30 हजार साल पहले की बात है, कुछ इमोर्टल जो यांजू रिन पर थे वो लोग शॉनकाई वर्ल्ड में कल्टीवेशन करने के लिए गए, क्योंकि वहाँ पर जो लीव्स है वो ब्रेक थ्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है इसीलिए। लेकिन उन लोगों के वहाँ जाने के बाद उनमें से कोई भी वापस नहीं आया और कभी दिखाई नहीं दिया। लिनजुआन कहता है इसका मतलब ये है एल्डर लू शॉनकाई वर्ल्ड वो ह्यूमन इमोर्टल बनाता है। एल्डर लू कहते हैं हाँ ये सब कुछ सच है। एल्डर लू कहते हैं इसके अलावा कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जिनका यूज़ करके इंसान इमोर्टल बन सकता है, जैसे कि किरोंग उसकी स्प्रिट बॉडी है और उसकी स्प्रिट एक ट्री के अंदर रहती है। उसकी बॉडी फ्रूट प्रोड्यूस करती है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और वो फ्रूट जो भी खाता है वो इमोर्टल बन सकता है, लेकिन वो फ्रूट खाना सिर्फ वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए ही होता है और वो सिर्फ वही लोग खा सकते हैं जो वहाँ पर रहते हैं। तभी लिनजुआन कहता है एल्डर लू तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो मेरी मास्टर रहती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और उनकी स्ट्रेंथ क्या होगी। एल्डर लू कहते हैं यांजू रेल्म वो अर्थ और हेवन के लॉज को मानता है, इसीलिए उन्हें ही फॉलो करता है।
तो तुम खुद ही सोच सकते हो कि तुम्हारी मास्टर कितनी स्ट्रांग होगी और कितनी नहीं। एल्डर लू की बात को सुनते ही लिंजुआन सोचने लग जाता है और अपने मन में कहता है, इसका मतलब ये है कि मेरी मास्टर स्ट्रांग तो होंगी, वो भी लेट स्टेज पर, ह्यूमन इमोर्टैलिटी। और वहीं लिली ये सब देखकर कहती है, आखिर अब ये कौन सी गहरी सोच में डूबा हुआ है। इसके बाद दिखाया जाता है वो लोग एक अलग जगह पर पहुंच जाते हैं और लोग कहते हैं, आखिर हम लोग ये कौन सी जगह पर पहुंच गए हैं, यहाँ पर तो सिर्फ धुआं धुआं ही दिख रहा है। एल्डर लू कहते हैं, हम लोग अब एंटर कर चुके हैं फॉरबिडन एरिया में। 3 महीने तक अब आपको यहीं पर रहकर ट्रेनिंग करनी होगी और यहाँ के वातावरण में खुद को ढालना होगा, अपने माइंड को एडजस्ट करना होगा कि वो यहाँ की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्व कर सके और अपना पूरा ध्यान लगाना होगा। और जब 100 गेट कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली होगी तो मैं तुम लोगों को उठा दूंगा। वो लोग कहते हैं, ये बात तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद हमें 3 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। सभी डिसाइपल अभी तक कल्टीवेशन कर रहे होते हैं और जैसे ही 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं वो लोग अपनी आंखें खोलते हैं और आंखें खोल के वो अपने आसपास देखते हैं। तभी लिंजुआन आसपास देखकर कहता है, ये क्या, यहाँ पर 2 और शिप्स क्या कर रही हैं। तभी लिंजुआन एक बंदे को देखता है। एक बंदा उन लोगों से चिल्लाते हुए कहता है, जो कि दूसरी शिप पर खड़ा हुआ होता है, वो कहता है, तुम लोग इस शिप से उतर जाओ, ये शिप हमारी हुई अब से। उस बंदे की बात सुनते ही लिंजुआन के साथी कहते हैं, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये सब कब हुआ। वहाँ पर तीसरे नंबर का भी शिप होता है और उसमें जो एक बंदा होता है वो अपने सैनिकों के साथ मिलकर कहता है, वीक मार्शल सेक्ट के लोगों को अब हम एक्सप्लेन क्यों करेंगे, ये लोग वीक है, हमें नहीं करना तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन। वहीं वो पहले वाला बंदा कहता है, जूनियर ये तुम्हारी गलती है, ये सारे हमारे जूनियर है और बहुत ज़्यादा वीक है, इसका मतलब ये है कि अब हम इन्हें परेशान नहीं कर सकते, लगता है हमें इनसे माफ़ी मांगनी होगी। वहीं लिंजुआन के साथियों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है उन लोगों के ऊपर और बोलते हैं, ये दोनों एक साथ मिलकर हम लोगों के ऊपर अटैक करने की सोच रहे हैं। तभी वहाँ पर एल्डर लू आ जाते हैं और एल्डर लू को देखकर वो दूसरा बंदा कहता है, अच्छा अब ये बूढ़ा इंसान यहाँ पर आया है हमसे फाइट करने के लिए। वैसे मैं तुम लोगों को बता दूँ, मैं और मेरा भाई हम दोनों ही ह्यूमन इमोर्टैलिटी के लेट स्टेज पे है और कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर अब भी तुम लोगों के अंदर हिम्मत बाकी है तो आओ और हमसे मुकाबला करो। तभी उस इंसान को अजीब सा महसूस होने लग जाता है और वो कहता है, ये अजीब सा ऑरा क्या है। वहाँ पर उसके पीछे एल्डर लू आ जाते हैं और एल्डर लू आकर उसकी गर्दन को पकड़ते हुए कहते हैं, मेरे फिंगर्स ही काफ़ी है 1000 साल के वेस्ट को एक वेस्ट में बदलने के लिए और वो तुरंत एक वेस्ट बना सकते हैं तुम्हें। भले ही तुम ह्यूमन इमोर्टैलिटी के लेट स्टेज पर क्यों ही ना हो, लेकिन मैं तुम्हें अभी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। वहीं वो पहला बंदा देखकर कहता है, एल्डर लू प्लीज़ आप ये मत कीजिए, हम तो बस मजाक कर रहे थे, आपने तो इसे सीरियसली ले लिया। एल्डर लू उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और वहाँ पर उस बंदे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वो आगे जाते हैं, क्योंकि जिस एनर्जी का वो यूज़ करते हैं उसकी वजह से शिप थोड़ा ख़राब हो जाता है। एल्डर लू कहते हैं, तुम हमारे ट्रेजर शिप के ऊपर हमला कर रहे थे, अब ये तुम्हारा प्रायश्चित होगा कि तुम हमसे माफ़ी मांगो ताकि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं और ये जो तुम्हारी शिप की हालत हुई है इसकी मरम्मत भी तुम्हें खुद ही करानी होगी। तभी एक बंदा एल्डर लू के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, एक तो हमारा शिप इन्होंने बेकार कर दिया और अब ये चाहते हैं कि हम इनसे माफ़ी मांगे। खुद को कुछ ज़्यादा ही शक्तिशाली समझने की भूल कर रहे हैं ये, एक तो बूढ़ा है और ऊपर से ज़्यादा बन के दिखा रहा है। तभी वो बंदा अपने आसपास एक अलग सी एनर्जी को महसूस करता है और वो बंदा अचानक से नीचे गिर जाता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं, एल्डर लू ने ये क्या किया, बिना हिले डुले इसे नीचे गिरा दिया। तभी एल्डर लू से पहला बंदा माफ़ी मांगते हुए कहता है, एल्डर लू हमें माफ़ कर देना, हमारी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, अब से हम आपको तंग नहीं करेंगे और आप चाहें तो हमारे शिप रख सकते हैं। लिंजुआन जब ये देखता है वो कहता है, एल्डर लू ने बिना हिले डुले और ज़्यादा ताकत का यूज़ किए बिना इन लोगों को आसानी से हरा दिया। भले ही ये ह्यूमन इमोर्टैलिटी के लेट स्टेज पे है पर फिर भी ये लोग आसानी से हार गए। तभी लिंजुआन एल्डर लू से कहता है, एल्डर लू आप अपनी स्पेस रिंग का यूज़ कर सकते हैं इन 2 शिप को रखने के लिए, ये अच्छा आइडिया रहेगा। तभी एल्डर लू कहते हैं, लिंजुआन तुम्हारा आइडिया तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तुम काफ़ी ज़्यादा समझदार हो। लिंजुआन कहता है, एल्डर लू अब आप इतनी ज़्यादा तारीफ भी मत कीजिए। लेकिन एल्डर लू अब मुझे ये बताइए कि अब आगे की मेडिटेशन कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा। एल्डर लू कहते हैं, कल फॉरबिडन एरिया ओपन हो जाएगा और इसीलिए कल तुम लोग वहां एंटर करोगे। लिंजुआन कहता है, अच्छा ये तो अच्छी बातें हैं। तभी एल्डर लू कहते हैं इंस्ट्रक्शन देते हुए, जैसे ही कल सुबह की पहली किरण पड़ेगी वैसे ही फॉरबिडन एरिया ओपन हो जाएगा और तुम लोग अंदर एंटर कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, वो जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, वहाँ पर कुछ दूसरे सेक्ट के लोग मिल सकते हैं तुम्हें जो तुम्हें मारने की भी कोशिश करेंगे।
और जैसे ही तुम वहाँ पर एंटर करोगे तुम्हें अपने कंपेनियन मिल सकते हैं जो तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे लिए जाल बिछाएंगे और तुम्हें अलग अलग तरीके से मारने की कोशिश करेंगे, वो भी सीक्रेट तरीके से। और इसीलिए तुम लोगों को वहाँ पर अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अभी मैं तुम्हें एक मैप देता हूँ जो रफली डिज़ाइन किया गया है उस एरिया के लिए। इतना कहते ही वो मैप निकालते हैं और मैप की एक एक फ़ोटोकॉपी हर डिसाइपल को देते हुए कहते हैं, मैप के अंदर आप लोगों को जितना भी रेड डॉट वाला एरिया दिखाई दे रहा है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर प्लेस है, और वहीं ग्रीन सरफेस वाला एरिया वो बहुत ज़्यादा सेफ जोन है। और इसके अलावा जितना भी गोल्डन डॉट वाला एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर तुम लोगों को नए नए ट्रीजर्स मिल सकते हैं और एनर्जी भी मिल सकती है, जिसकी वजह से तुम वहाँ पर सीक्रेट फिल्म की प्रैक्टिस कर सकते हो। फॉरबिडन एरिया बेस कल्टीवेशन को कंप्लीट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा एरिया है और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल सकती है तुम्हें वहाँ पर। आप सभी को मेरे इंस्ट्रक्शन पता चल चुके हैं और इसीलिए आप सब डिसाइपल मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। और इसके साथ ही एपिसोड यही ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, आपने इतना लंबा वेट किया। लेकिन मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, इस महीने आपको कम वीडियोस मिल सकती है क्योंकि दिसंबर में मेरे एग्ज़ाम है, इसीलिए आई होप आप लोग समझ जाएंगे। थैंक यू गाइस।